Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमें डेटा दिया है एंड जिस डेटा के माध्यम से हमें पता लगा है कि 202 भारतीयों को रशियन फोर्सेस के अंदर रिक्रूट किया गया है 2022 से लेकर। बेसिकली जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, तो 202 भारतीयों को यहाँ पे रिक्रूट किया गया है। अब एक्चुअली मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो, कई बार आप लोगों को भी हो सकता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते समय कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती हैं। उनमें कहा जाता है आपको कि रशिया में पाए लाखों की नौकरी, है ना? इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आपने कई बार देखी होंगी। अब क्या होता है, आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको बढ़िया शानदार नौकरी वहाँ पे मिलेगी। अब भारत में देखो बेरोजगारी भी ज़्यादा है, तो इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो फिर ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। वो चले जाते हैं रशिया या और भी इस तरह से और अलग-अलग जगहों के ऊपर। तो रशिया में जब वो जाते हैं, तो वहाँ जो एजेंट है ना, वो उनके साथ गड़बड़ी कर देता है और वो जानबूझ के उनको रशिया की आर्मी में धकेल देता है। अब काम करने गए थे वो, पर उनको रशिया की आर्मी में ज़बरदस्ती इस तरह से एजेंट ने भेज दिया। तो कहीं न कहीं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा भी लगा दिया होता है ट्रैवल करने के अंदर और बाकी सब चीज़ों के अंदर। अब उनके पास आखिरी ऑप्शन यही होता है कि हाँ यार, जो एजेंट वो कहे, वो सारी बात उनकी माने। अब ऐसा पिछले 3 साल के अंदर ऐसा 200 भारतीयों के साथ हो चुका है और एक्चुअली अनऑफिशियल डेटा तो बोलता है ये नंबर और भी बहुत ज़्यादा है। और इनमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि 2 लोगों की तो यहाँ पे हमें पता लग चुका है, पर ओवरऑल अगर हम बात करें, तो टोटल 26 लोगों की ने अपनी यहाँ पे ज़िंदगी जो है यहाँ पे वो गँवा दी है। तो देखो, भारत की सरकार को ज़रूरी है कि हम रशिया के साथ मिल-जुल कर इस मुद्दे का यहाँ पे निपटारा करें, क्योंकि इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो देश के लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती इसके अंदर धकेल दिया गया है, उनको वापस अपने घर लाया जाए, ताकि वो अपने परिवार से मिल पाएँ, उनकी जान जो है यहाँ पे बचाई जा पाए। तो कहीं न कहीं इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो कोशिश है, वो यहाँ पे चल रही है। कांग्रेस के एमपीज़ ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो हमारी सरकार ने यहाँ पे हमें यहाँ पे जवाब दिया है। दोस्तों, डेट है आज की 19 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है ना, वो है अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट के बारे में। देखो, थोड़ा सा ना मैं आज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ना एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अगर दोस्तों नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली ना ये बात है, आप कह सकते हो 1880 ऑनवर्ड्स की। 1880 से लेके 1914 तक ये जो पर्टिकुलर स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था, ये चला। क्या था सर ये स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका? देखो, यूरोप के जो देश थे ना, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो अफ्रीका का हम कॉलोनाइजेशन करते हैं, अफ्रीका को ऑक्युपाई करते हैं। अब इसमें आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, बेल्जियम था, इटली था और इस तरह से और बहुत सारे देश जैसे पोर्टुगल वगैरह भी थे। ठीक है? तो इन्होंने इस तरह से अपने अफ्रीका के हिस्से को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी। अपने ताकि अफ्रीका से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे अपने पास ला पाएँ। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन थे? देखो, बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जो वहाँ के आपके लीडर थे जर्मनी के, वो आपके बिस्मार्क थे। तो बिस्मार्क एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन रहे हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में बर्लिन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बहुत जानी जाती है। ठीक है? अब इससे अफ्रीका को ऐसे काट दिया गया, कोई बाउंड्री यहाँ पे किसी देश ने ले ली, कोई दूसरे देश ने ले ली। इस तरह से इन्होंने ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया अफ्रीका को। पर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है 1896 के अंदर, जहाँ पर लड़ी जाती है बैटल ऑफ अदवा। अब ये जो बैटल थी ना, ये किसमें हुई थी? ये एक तरफ थी इटली और सामने था इथियोपिया। इथियोपिया को यहाँ पे उस टाइम का नाम जो था अबेसिना था, तो उसको कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश थी इटली की। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बैटल होती है, पर यहाँ पर इथियोपिया बहुत अच्छे से लड़ता है और दैट इज़ व्हाई यहाँ पर हमें ये एकमात्र ऐसी लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर जो कॉलोनाइज़ करने वाली कंट्री थी, वो जीतती नहीं है, वो हार जाती है। राइट? हालाँकि देखो, बहुत बड़ी आर्मी थी आपकी यहाँ पे इटली की, पर फिर भी इथियोपिया ने साथ मिलके लड़ाई करी एंड दैट इज़ व्हाई इथियोपिया यहाँ पे जीत गई।
तो कहीं न कहीं ये जो एक कोशिश थी कॉलोनाइज़ेशन की और हुआ भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर कॉलोनाइज़ेशन, पर इथियोपिया ने उसको यहाँ पे अपने ऊपर होने से रोका। तो कहीं न कहीं यूरोप का जो कॉलोनियल पावर थी उसके ऊपर एक रोक देखने को मिली इस पर्टिकुलर मूवमेंट के माध्यम से। तो ये पर्टिकुलर जो अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट है ये बहुत फेमस है। कॉलोनाइज़ेशन के अगेंस्ट लड़ाई करने का, उनके गलत चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये सबूत है। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आप जानते हैं इथियोपिया गए, तो उन्होंने यहाँ पर जो फूलों की माला है, वो यहाँ पे प्रेज़ेंट करी एट द एडिस अबाबा इथियोपिया। ये एडिस अबाबा में ही आपको जो मॉन्यूमेंट है, विक्ट्री मॉन्यूमेंट है, वो देखने को मिल जाती है। तो ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट इसी चीज़ को दर्शाती है कि जो 1896 के अंदर लड़ाई हुई थी इथियोपिया और इटली के बीच में, कैसे उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। तो ये आपको एडिस अबाबा इथियोपिया में पियासा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं क्लाइमैक्स है ये फर्स्ट इटली इथियोपियन वॉर का एंड इस वजह से फिर इटली को साइन करनी पड़ी ट्रीटीज ऑफ एडिस अबाबा। बाकी इससे कहीं न कहीं जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था, वो एक तरह से उसके अगेंस्ट सॉवरेनिटी को यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्ट किया एंड इस तरह से एंटी कलोनियल रेजिस्टेंस का बहुत-बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो आपका इथियोपिया ने जो लड़ाई लड़ी, ठीक है? आई होप ये जो पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट था और ये जो अदबा विक्ट्री मूवमेंट मॉन्यूमेंट है, ये सारी बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ दैट इज योर रिस्पॉन्ड बास्केट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिस्पॉन्ड बास्केट। देखो, आप सब लोग इसरो के बारे में जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिल्कुल। अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इसरो करता है, पर इनके सामने भी बहुत अलग-अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम करें, हम ये चैलेंजेस ना हमने जो अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनके सामने दें, ताकि हमारे जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं और जो टीचर्स हैं, वो रिसर्च करें इनके ऊपर बहुत ही शानदार। तो ये फोकस है इसरो का और इसीलिए इन्होंने इस बार जो रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 उसको रिलीज़ किया है। रिस्पॉन्ड बास्केट का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पॉन्सर्ड रिसर्च। ये स्पॉन्ड का मतलब है स्पॉन्सर्ड रिसर्च। तो इसरो कह रहा है कि भाई आप लोग ना हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप ज़रा देखो, उनको समझो एंड उनके ऊपर आप अच्छी रिसर्च करके लेकर आओ क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे-आगे मिशंस के अंदर हमें इनकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो मैंने भी ना इस बास्केट को देखने की कोशिश करी कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स इसरो फेस कर रहा है। तो मुझे तो देखो ऑनेस्टली बहुत कुछ समझ नहीं आया, मैं सही बता रहा हूँ। बहुत ही टेक्निकल इनके जो चैलेंजेस थे वो थे। पर हाँ, मैंने एक ऐसा रिसर्च है जो मुझे समझ आया, तो इन्होंने हमारे जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को बोला है कि आप ना ज़रा एक मॉडल बनाओ, जिस मॉडल के माध्यम से आप क्या करो, आप कोरोनल मास इजेक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। आप लोग जानते होंगे कि सोलर फ्लेयर्स होते हैं, ठीक है? जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपने नोटिस किया होगा कि सन की तरफ से एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट? एंड उस वजह से कोरोनल मास इजेक्शन होता है। अब हमारे पास ना कोई इस पे बहुत बड़ा हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई डेटा नहीं है कि कब-कब होता है या कहाँ नहीं होता, किस साल होने वाला है, किस महीने होगा, हमें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। और आप लोग जानते होंगे कि जो भी ये कोरोनल मास इजेक्शन होता है ना, जो आपकी सोलर फ्लेयर्स आती हैं, इसका हमारे अलग-अलग इसरो के मिशंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो हमारे पास अगर एक मॉडल हो जाए इस कोरोनल मास इजेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे आने वाले फ्यूचर के हमारे मिशंस के अंदर बहुत मदद हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ करी है कि भाई आप लोग काम करो, आप में से कोई बच्चे हैं जिनका साइंस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो भी यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इसरो ने यहाँ पे पब्लिक किए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू देम। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि उनमें बहुत ही हेवी कॉम्प्लेक्सिटी है इसरो के मिशंस के रिगार्डिंग, बट एक जो मुझे समझ आया कि एआई, एमएल का इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, उसके माध्यम से आपको ये करना है। तो कहीं न कहीं इस तरह के अलग-अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे इसरो देता है, ताकि जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है, उसको हम काम में लेकर आ पाएँ, ताकि इसरो के मिशंस के अंदर यहाँ पे मदद हो पाए। इसरो और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, आर-एन-डी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, रिसर्च लैब्स के बीच में एक कोलैबोरेशन है एक तरह का, ताकि इनोवेटिव कुछ चीज़ें हमारे सामने आएँ एंड हम आने वाले समय के अंदर मिशन रेडी हो पाएँ, फिज़िबिलिटी के ऊपर, नवीनता के ऊपर, नोवेलिटी जो होती है एंड इस तरह से ये रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना? तो आप अपने जो प्रपोज़ल्स हैं, वो यहाँ पे देंगे iGRAS, ठीक है? इंटीग्रेटेड ग्रांट मैनेजमेंट एंड रिसर्च सपोर्ट पोर्टल के ऊपर बाय 31 जनवरी 2026, जिसके बाद अकॉर्डिंगली इसरो जो है वो यहाँ पे आपके साथ बातचीत करेगा एंड आपके जो रिसर्च है उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये है रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया गया है, जो कि इसरो या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सामने आती हैं, ताकि इसके रिगार्डिंग हम आर-एन-डी करके इनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ।
सो दिस इज योर रिस्पॉन्ड बास्केट 2025। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल या अमेंडिंग बिल 2025। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ना एक बात कही थी, वो थी पंच प्रण की बात। इन्होंने जब अपनी 15 अगस्त की स्पीच में ये बात बोली थी, पंच प्रण, उनमें उन्होंने एक बात बोली थी कि हमें 5 प्रण लेने हैं। उनमें से एक प्रण क्या है, हमें अपना जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, इसको अपने से दूर करना है। हमें आज भी ये लगता है कि कि ब्रिटिशर्स अच्छे थे, और इनफैक्ट ना अलग-अलग नाम भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे राजपथ हो गया, या इस तरह से जो कहीं न कहीं कॉलोनियल हैंगओवर को हमारे यहाँ पे दर्शाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को हटाना होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश एरा के कानून हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं। वो भाई अब उनका कोई सेंस नहीं बनती, आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले या 100 साल पहले कोई कानून आया था, अब उनका कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उनका। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं ऑब्सोलीट हो गई हैं, रिडंडेंट हो चुकी हैं, उनको यहाँ पे हटाया जाए। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एक बात और भी है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो अलग-अलग एक्ट्स हैं, हम उनके अंदर अलग-अलग अमेंडमेंट करते रहते हैं, ठीक है? जब भी कोई चीज़ अमेंडमेंट होती है, तो एक्चुअल में जो मेन लॉ है ना, प्रिंसिपल लॉ, वो उसका पार्ट बन जाती है। अब उससे क्या होता है, उससे आपकी जो स्टैट्यूट बुक्स है ना, वो आपकी जो लॉ वाली बुक्स हैं, वो पूरी भर जाती हैं। बहुत ज़्यादा क्लटरिंग हो जाती है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो हमने किसी कानून के अंदर कोई अमेंडमेंट किया था, पर अब वो अमेंडमेंट वैलिड नहीं है, तो भाई हम उस अमेंडमेंट को हटाएँ, हम उस अमेंडमेंट को रिपील करें। तो इसीलिए सरकार क्या लेकर आई? सरकार लेकर आई रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, जिस पर्टिकुलर बिल की मदद से जो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे टोटल 71 एक्ट्स को यहाँ पे रिपील कर दिया गया है। रिपील मतलब उनको हटा दिया गया है। इनमें से 65 तो ऐसे थे जो कहीं न कहीं अमेंडमेंट थे। मैंने आपको बताया ना, अमेंडमेंट होने की वजह से क्या होता है, वो लॉ का पार्ट बन जाता है, एंड इस वजह से आपकी जो बुक्स है वो ज़्यादा क्लटर हो जाती हैं। तो हमने अपनी स्टैट्यूट बुक्स को थोड़ा ठीक करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जो रेलेवेंट है सिर्फ़ उसी को रखने के लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ करी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो चलो हमने रिपील कर दिया इनको। इसके अलावा हमने कुछ एक्ट्स को अमेंड भी किया है। जैसे हमने 4 एक्ट्स को अमेंड किया है। हटाए कौन से हैं सर? देखो 71 हटाए हैं। 71 तो मैं आपको नहीं लिस्ट दे सकता क्योंकि वो रेलेवेंट भी नहीं है। बट एक आइडिया लेने के लिए, जैसे ट्रैम्स था, ठीक है? ये ट्रैमवेज़ जो थे वो पहले रेलेवेंट हुआ करते थे, अब थोड़ी ये रेलेवेंट है, ठीक है ना? उस तरह से लेवाई शुगर प्राइस इक्वलाइज़ेशन फंड एक्ट, ये भी देखो आपके अमेंडमेंट्स वगैरह थे, तो इनको भी यहाँ पे हटाया गया है। ऐसे ही फैक्टरिंग एक्ट जो आया था अमेंडमेंट का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट आया था। तो जो अमेंडमेंट थे ना, जो अब आज के समय रेलेवेंट नहीं है, उन सभी अमेंडमेंट्स को यहाँ पे हटाया गया है। जो आप सोच रहे होंगे कि फिर चेंजेस किस एक्ट में किए गए हैं? 4 एक्ट के अंदर। किसी जगह के ऊपर कुछ इश्यूज़ थे, उनको ठीक किया गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें ना, तो इसमें एक गड़बड़ी हो गई थी स्टार्टिंग के अंदर। हमने वर्ड इस्तेमाल किया था प्रिवेंशन, पर एक्चुअली वर्ड इस्तेमाल होना था प्रिपरेशन। तो एक तो ये बिल यहाँ पे अमेंड किया गया है एक एक्ट को। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर जैसे जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट सिविल और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया। इसमें यहाँ पे कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज़ को चेंजेस करने थे, उसके लिए यहाँ पे किया गया। इंडियन सक्सेशन एक्ट में चेंजेस किए गए। एक्चुअली इसमें बदलाव बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, क्योंकि पॉइंट पता क्या है, पहले क्या था, अगर हम बात करें हिंदूज़ की, बुद्धिस्ट की, जैन्स, सिख्स, पारसीस, इनके लिए कानून थोड़े अलग थे और मुस्लिम के लिए कानून अलग था। कैसे? एक्चुअली पता क्या होता था, जैसे जो विल होती है ना, विल कि जो एक पर्सन की डेथ के बाद जो विल होती है कि उसको कहाँ-कहाँ अपनी प्रॉपर्टी देनी है, तो होता पता क्या था कि पहले के टाइम के ऊपर जो हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स और पारसीस थे, इनको अपनी विल जो थी, वो कानून से वेरीफाई करवानी होती थी। उसको बोलते हैं हम प्रोबेट, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ये वाली चीज़ मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, बाकी औरों के लिए थी। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि ये इक्वालिटी का हनन है। इनके लिए कुछ अलग चीज़, मुस्लिम्स के लिए कुछ अलग। सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पर इस एक्ट को भी यहाँ पे चेंज किया गया है, यहाँ पर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल के अंतर्गत। तो कहने का पॉइंट पता क्या है? सरकार की कोशिश ये है कि ऐसी चीज़ें जो आज के समय रेलेवेंट नहीं है, उनको सीधा एक ही बार में सदा काटो। रेदर देन 71 बिल्स को हम अलग-अलग लेके आते कि हाँ, ये भी हम हटा रहे हैं, ये भी हम हटा रहे हैं। हमने एक ही बार में सभी के सभी को यहाँ पे हटा दिया, और जो कुछ बिल्स में हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने थे, वो हमने वो भी कर दिए। इसका पर्पस सीधा सा सीधा यही है, क्योंकि देश में इतने 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 सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून तो रेलेवेंट भी नहीं रहे, पर तब भी वो एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज वाई उनको हमने यहाँ पे हटा दिया है। और लॉ मिनिस्टर ने ये भी बताया
कि भाई जब से उनकी सरकार आई ना 2014 से, तो 1500 ऐसे कानून जो कहीं न कहीं ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनको हटा दिया गया है और 15 में अमेंडमेंट किए गए हैं 2014 ऑनवर्ड्स। इसके अलावा 40,000 कंप्लायमेंस रिक्वायरमेंट्स जो थी, इतना ज़्यादा कंप्लायंस की इश्यूज़ थे, तो कहीं न कहीं उनको भी यहाँ पे हटाया गया है। तो कहीं न कहीं सरकार का कोशिश यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। कहीं न कहीं हमें यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस लाने होंगे और उसको सिटीज़न सेंट्रिक बनाना होगा एंड यही यहाँ पे सरकार हमारी कर भी रही है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर दक्षिण गंगोत्री, इंडियाज़ फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। देखो, एक तो देखो आप लोग दोस्तों जानते होंगे अंटार्कटिक के बारे में और एक दूसरा आप जानते होंगे आर्कटिक के बारे में। मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं ना, तो 1983 के अंदर हमने यहाँ पर अपना पहला स्टेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। अब दक्षिण गंगोत्री दरअसल में जो नाम आया, ये गंगोत्री से ही आया, गंगोत्री ग्लेशियर से ही, राइट? अब आज के समय तो देखो ये डीकमीशन हो चुका है, अब सिर्फ हम इसको सप्लाई बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बट इसके बाद 1989 में हमने यहाँ पे दूसरा स्टेशन बनाया, जिसका नाम था मैत्री, ठीक है? अब इसके बाद भी हमने 2012 में तीसरा भारती जो स्टेशन था हमने वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं ताकि हम अपना जो रिसर्च है क्लाइमेट चेंज के अंदर, ओशनोग्राफी के अंदर, वो यहाँ पे बढ़ा पाएँ। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आर्कटिक की, तो आर्कटिक में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन 2008 में हमने एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था हिमाद्री, राइट? तो ये जो हमारे स्टेशंस होते हैं ना, रिसर्च स्टेशन, इससे कहीं न कहीं हमें इकोलॉजी के अंदर क्लाइमेट चेंज को समझने में, हमारे ग्लेशियोलॉजी को समझने में बहुत-बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद होती है। तो थोड़ा-सा अभी दक्षिण गंगोत्री न्यूज़ में था, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसने कैसे-कैसे हमें हेल्प करी है। देखो जैसे मैंने आपको बताया 1983 में इसको यहाँ पे बनाया गया, अंटार्कटिका के ऊपर, एंड इसने कहीं न कहीं हमें अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प की है। अब इसकी आप लोकेशन ज़रा समझना, यहाँ पर है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है? ये आपका जो अंटार्कटिका है, ठीक है? उसके नदर्न साइड की तरफ आपको ये जो पर्टिकुलर दक्षिण गंगोत्री जहाँ पे हमने बनाया था, वो देखने को मिल जाएगा। आज के समय ये डीकमीशन हो चुका है। यहाँ पर ना आपको ड्रॉनिंग मॉड लैंड, ठीक है ना? ये लोकेशन है एग्ज़ैक्टली सेंट्रल ड्रॉनिंग मॉड लैंड, यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और अगर हम बात करें दोस्तों जो मैंने आपको भारती के बारे में बताया, वो आपको थोड़ा ईस्टर्न साइड के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अंटार्कटिका के। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसने हमारे ओशिनोग्राफी स्टडी में बहुत हेल्प करी और इसको ऑपरेट किया जाता है बाय एनसीपीओआर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। आज के समय यहाँ पे ये डीकमीशन हो चुका है क्योंकि अब सिर्फ हम इसको सप्लाई बेस के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि कहीं न कहीं आने वाले स्टेशंस के लिए हमें मदद मिली, हमारा एक तरह से प्रेज़ेंस वहाँ पे बढ़ गई, ठीक है? और क्योंकि देखो भारत और अंटार्कटिका पहले के टाइम के ऊपर हम दोनों जो हैं गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर, तो कहीं न कहीं हमें वो लिंकेज को भी एस्टेब्लिश करने के अंदर काफ़ी मदद मिलती है। बाकी मैंने आपको बताया कि मैत्री को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 के अंदर, ये आपका शिरमार ओएसिस सेंट्रल ड्रॉनिंग मॉड लैंड वहीं पर है जहाँ पर आपका जो दक्षिण गंगोत्री था। उसके अलावा भारती मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैत्री 2 जो है ना ये बनने जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2032 तक यहाँ पर ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जो मैत्री 2 हम यहाँ पे जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? बाकी जो इसको पूरा का पूरा काम देखता है दैट इज़ एनसीपीओआर। पहले इसका नाम होता था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, पर इसको 2016 में हमने नाम इसका बदल के एनसीपीओआर यहाँ पे रख दिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1998 के अंदर। तो भारत की जो भी पोलर रीजन्स और ओशन के अंदर स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च होती है, वो सारा यही कंडक्ट करता है एंड ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके हेडक्वार्टर्स आपको वास्को ड गामा गोवा के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो अंटार्कटिक, आर्कटिक, सदर्न ओशन, हिमालयाज़ में सारी स्टडीज़ का काम आपका एनसीपीओआर का ही है। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं, दैट इज़ योर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026। देखो, सबसे पहले मैं ना आपको ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखो ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था एज़ BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। दरअसल में एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील के नाम से। उन्होंने दरअसल में ये बोला कि फर्स्ट डिकेड जो था इस सदी का, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो 4 देश है ना, ये बहुत ही तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो कहीं न कहीं इन सभी ने उस कॉन्टेक्स्ट में एक ग्रुपिंग अपने आप में फॉर्म कर ली, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। स्टार्टिंग थोड़ा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से थी, पर अब जो कोलैबोरेशन है वो अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग-अलग रिफॉर्म्स के ऊपर भी यहाँ पे बात करते हैं। आगे जाके 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने भी इसको जॉइन कर लिया एंड वहाँ से इसका नाम बन गया ब्रिक्स। अब इसके बाद क्या होता है ना, और भी कंट्रीज़ यहाँ पे जॉइन करती हैं। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, जैसे एक
बात मैं सऊदी अरेबिया की अलग से करूँगा, पर बाकी आप नोटिस करो इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, ये 5 देशों ने भी इसको जॉइन किया। तो पहले 5 देश हुआ करते थे, फिर 5 देश और टोटल बन गए, तो आज के समय टोटल 10 देश हैं। अब बात करें ना सऊदी अरेबिया की, दरअसल में सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे बोला है कि वो जॉइन करेंगे, पर अभी पूरा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दैट इज़ व्हाई अब पॉइंट पता क्या है? अगर हम ब्रिक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, जो ब्रिक्स की ऑफिशियल खुद की वेबसाइट है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया को मेंबर दिखाता है, इट इज़ अ मेंबर, बट कहीं न कहीं प्रोसेस अभी भी कंप्लीशन के अंदर नहीं आया है। ठीक है ना? तो इस तरह से किसी जगह आपको 11 मेंबर्स देखने को मिल जाएँगे, किसी जगह 10 मेंबर लिखेंगे, पर अगर ब्रिक्स की खुद की वेबसाइट की बात करें, तो वहाँ पर 11 मेंबर्स ही लिखे हुए हैं। ठीक है? बट सऊदी अरेबिया का अभी प्रोसेस अभी चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ब्रिक्स की जो प्रेज़िडेंसी होती है, वो रोटेशनल प्रेज़िडेंसी होती है, मतलब 1-1 साल के बाद चेंज होती रहती है। तो 2025 में जो प्रेज़िडेंसी है, वो ब्राज़ील के पास है। अब यहाँ पर भारत उसको अज़्यूम कर रहा है 2026, और इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में आया, क्योंकि अभी ब्राज़ील ने क्या किया है, ब्रिक्स की प्रेज़िडेंसी यहाँ पे भारत को दे दी है, और आने वाले समय के अंदर भारत का फ़ोकस बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। अब भारत के आने से क्या होगा? देखो, भारत ने हमेशा बात करी है साउथ-साउथ कोऑपरेशन की, तो भारत अपने जो रिफ़ॉर्म एजेंडा है, उसी के साथ कंटिन्यू करेगा, ठीक है? ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है, उसको आगे लेकर जाने की कोशिश होगी, एंड भारत को कहीं न कहीं यहाँ पे आज के समय जितना ज़्यादा यूएस हो गया और बाकी सब जो इतने सारे इंटरेस्ट हैं, उनको कैसे बैलेंस करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अभी आज के समय चैलेंजेस बहुत सारे हैं दुनिया के सामने, खासकर यूएस से कहीं न कहीं ब्रिक्स के काफ़ी अपोज़िट हो चुका है। यूएस से बात कर रहा है कि ब्रिक्स ने अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी, तो वो सैंक्शंस वगैरह लगा देंगे, ट्रेड वॉर्स हैं, ठीक है? बहुत सारे थ्रेट्स यहाँ पे यूएस से हमें मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत प्रेशर है ब्रिक्स के ऊपर भी। तो लेट्स सी इंडिया कैसे यहाँ पे इसको टैकल करता है। बाकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर की डोमिनेंस को यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसकी वजह से भी थोड़े मतलब आपस में जो द्वंद्व हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी नए मेंबर्स को कैसे जो इंटीग्रेट करेंगे, और ब्रिक्स के जो स्टार्टिंग में ही अपने प्रिंसिपल्स थे, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना भारत के लिए एक चैलेंज रहेगा, पर इंडिया डेफ़िनिटली इन सब चीज़ों को भी टैकल कर लेगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज़ योर एक्सरसाइज डेज़र्ट साइक्लोन। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं देखना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये होती है इंडियन आर्मी और यूएई लैंड फोर्सेस के बीच में। ये केवल और केवल सेकंड आपका एडिशन ही है, जो पहला ये दरअसल में स्टार्ट हुआ था 2024 के अंदर, तो 2024 में इसका पहला एडिशन था, वो हुआ था राजस्थान के अंदर जो महाजन आपका जो फील्ड्स हैं, वहाँ पर हुआ था। एंड अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो दूसरा एडिशन इसका होने जा रहा है, वो अबू धाबी के अंदर होगा। तो इंडिया और यहाँ पर जो यूएई है, वो यहाँ पर मिलकर ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। बाकी सारी बातें आप लोग जानते होंगे कि आपस में मिलकर काम करना है। ऑल दोज़ थिंग्स यू आर वेरी वेल अवेयर, पर ये दोनों देशों के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पे आपके सामने से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ट्राइलैटरल एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में, तो बिल्कुल यही तीनों देश यहाँ पे इसके आपको मेंबर्स देखने को मिल जाएँगे। सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। एस्पायर की बात करें, एस्पायर के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है, यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री है, तो सेकंड इनकरेक्ट बन जाएगा। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दरअसल में 2005 में जो एक्ट पास हुआ था ना, आरटीआई एक्ट, उसके माध्यम से बनी थी, तो ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।